Okay, so good evening, everyone. Welcome to our last class of the day. This is your 9.4 advanced class. Advanced class में हम आपका चैप्टर नंबर 9 का एडवांस टॉपिक पढ़ने वाले हैं, विच इज योर मल्टीनोमियल थियरम, और उसी के बेस पे से हम मिसलेनियस प्रॉब्लम्स करने वाले हैं. मल्टीनोमियल थियरम मींस अभी तक हमने आपका जो भी बाइनोमियल थियरम पढ़ा, अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमने पढ़ा बाइनोमियल. एज वी नो, बाइनोमियल का मतलब क्या है? इट इज हैविंग ओनली टू टर्म्स, राइट? कि वो हमने बस टू टर्म्स के लिए पढ़ा कि फॉर टू टर्म्स वी कैन अप्लाई एक्स प्लस ए होल टू द पावर एन. इनिशियली हमने ये पढ़ा था, जहां पे हमने पढ़ा था एक्स प्लस ए होल टू द पावर एन इज इक्वल टू एन सी जीरो एक्स टू द पावर एन माइनस जीरो एक्स टू द पावर एन ए टू द पावर जीरो प्लस एन सी वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन ए टू द पावर वन एन सी टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू ए टू द पावर टू एंड सो ऑन, where एन सी एन इन लास्ट x टू द पावर 0 a टू द पावर n. और ये जब हमने पढ़ा था तब आपका n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर था. एम आई राइट एवरीवन? इसी तो आपने नेचुरल नंबर के लिए पढ़ा था, एंड दैट्स इट. एम आई राइट एवरीवन? राइट, स्टार्टिंग में. उसके बाद हमने इसका जनरलाइज केस भी लिया. जनरलाइज केस हमने 9.3 में पढ़ा कि जब आपका n फ्रैक्शन हो या कोई नेगेटिव नंबर हो तब हम इसे कैसे जनरलाइज कर सकते हैं. ओके, तो वही सेम चीज जो यहाँ पे करते थे, जो आपका NC0 NC1 था, इसको बस हमने कन्वर्ट कर दिया. राइट, NC0 1 NC1 n NC2 n n माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल, n से दो कदम पीछे बाई टू फैक्टोरियल, तीन कदम पीछे बाई थ्री फैक्टोरियल, लाइक दैट. वो हमने पूरा किया. राइट, मोड एक्स, बट उसके लिए एक कंडीशन थी. उसके लिए वो कंडीशन क्या थी? योर मोड एक्स शुड बी लेस देन 1. ओके, जो हमें याद रखना है, इसका रीजन हमें पता नहीं है एज ऑफ नाउ कि मोड एक्स लेस देन 1 क्यों है, बट हाँ ये हमें याद रखना है कि आप तभी कर सकते हैं. तो ये हमने पूरा n इसको जनरलाइज कर दिया था कि वेयर योर n बिलोंग्स टू एनी अदर रियल नंबर एक्सेप्ट योर होल नंबर, तब आप ये कर सकते हैं. ओके, इवन यही सेम फॉर्मूला आप वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बट बोथ आर सेम. सो मोड एक्स लेस देन 1 वो आपका जरूरी है. ओके, ये हमने देख लिया था रियल नंबर 1. ठीक है, अब वही सेम कंडीशन को अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं. कैन यू एक्सप्लेन द मोड? ओके यस, ये मुझे एक्सप्लोर करना पड़ेगा. आई थिंक मैंने डायरी में लिखा था वो, मैं एक बार वापस लिख लेता हूँ. आई विल एक्सप्लोर, डेफिनेटली आई विल एक्सप्लोर एंड आई लेट यू नो मोड आर लेस देन 1 क्यों है. वो टाइम पे भी मैंने लिखा था. धीरे धीरे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है वैसे मैं बहुत सारी चीजें आपकी अब सम अप कर रहा हूँ. स्टार्टिंग में मेरे पास इतना टाइम नहीं था. जैसे कुछ चीजें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. जैसे आपका रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर हमने किया था, राइट? तो रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में अभी मुझे टाइम मिला था दशहरा में, तो उसमें मैंने क्या फाइंड कर दिया कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन आप कैसे फाइंड कर सकते हैं. अगर ए में आपके पास m एलिमेंट्स है, बी में n एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे, नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे. और उसी के साथ फंक्शन का सेकंड पार्ट आपका 12th में है, तो ये दोनों चैप्टर मैंने सम अप कर दिए. तो उसमें आप पढ़ोगे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, असिमेट्रिक रिलेशन. हाँ, वो रिफ्लेक्सिव भी 12th वाला पार्ट है, एग्री. तो रिफ्लेक्सिव भी 12th वाला पार्ट है, इसलिए तो वो मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा. तो मुझे थोड़ा टाइम, तो जैसे जैसे टाइम मिल रहा है मैं सारी चीजें आपकी फिगर आउट कर रहा हूँ. और एक और चीज मैंने आज देख ली. आपको याद हो तो डी अरेंजमेंट हम देख रहे थे क्लास 8 में, सॉरी चैप्टर 8 में. तो डी अरेंजमेंट का मैं उसको डिराइव नहीं कर पाया था. डिराइव हम कर रहे थे, बट फॉर्मूला में तीन लेटर्स के लिए दिखाया, 4 लेटर्स के लिए दिखाया, बट एन लेटर्स के लिए हावेवर मैं डिराइव नहीं कर पाया. तो आज वो वाला डेरिवेशन भी मैंने एक्सप्लोर कर लिया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा. एंड वो डेरिवेशन में जो फॉर्मूला है, दैट सेम कंसेप्ट वी कैन यूज फॉर इंक्लूजन एक्सक्लूजन. दैट इंक्लूजन एक्सक्लूजन ऑफ फॉर्मूला ए यूनियन बी यूनियन सी होल टू द पावर एन, जिस जो हमें प्रांजल ने सबसे पहले पूछा था, तब मैंने वो फॉर्मूला दी थी. दैट इज कॉल्ड इंक्लूजन एक्सक्लूजन. वही सेम मैंने ऑन टू फंक्शन के लिए ढूंढा और उसी का कनेक्शन इससे निकला. सो आई एम ऑल्सो एंजॉइंग दिस थिंग्स, एंड मैं आपको सारी चीजें कराऊंगा. तो मोड आर लेस देन 1 में लिख रहा हूँ, एंड दैट डेफिनेटली आई लेट यू नो. इवन आई कैन शो यू दिस थिंग्स. मैंने ये मेरी फॉर्मूला बुक है, अभी नई मैंने बनाई ऐसी बहुत सारी. तो ये सारे ये स्टिकी नोट्स हैं जहाँ पे चैप्टर वाइज मैंने कर दिया. तो जो मैंने आपको बोला रिलेशन फंक्शन का, वो यहाँ पे मैंने लिख दिया, रिलेशन फंक्शन 2 पार्ट 2. तो ये सब चीजें मैं अभी बना रहा हूँ, शायद दिखेगा नहीं अभी कैमरा में अच्छे से, तो उसमें मैं ये कर दूंगा डेफिनेटली. लेट यू नो द कंडीशन फॉर मोड आर लेस देन 1. लेट मी राइट हियर ओनली, तो यहीं पे वो हमारे पास रहे. M9 वाई मोड आर लेस देन 1, क्योंकि आपके डाउट्स मैंने अलग अलग डायरीज में अलग अलग जगह पे लिखे थे, उसका भी लिस्ट है मेरे पास.
कि कौन कौन से डायरी में लिखे हुए हैं। अब वो सारी चीजें मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, ओके, तो वो मैं एक्सप्लोर करके आपको बताऊंगा। अभी के लिए बस इतना याद रखो कि जब भी आपका स्मॉल एन नेचुरल नंबर नहीं है, या अगर मैं बोलूँ कि रियल नंबर्स में से होल नंबर हटा दो, बाकी सारे नंबर्स के लिए ये कंडीशन आपको चाहिए होगी, एंड दैट कंडीशन इज योर mod x लेस देन 1। ओके, सो अभी के लिए आई थिंक दिस विल बी गुड। ओके, इज दिस क्लियर? फिर वो मैं देखूंगा, यहाँ पे mod x लेस देन r लिखा है, बट इट इज प्रिंटिंग मिस्टेक, इट शुड बी लेस देन 1। ओके, mod x should be less than 1, and okay, n is real number less than real whole, और ये whole के लिए हमने देख लिया था 0 से 0। चलो, अब वो हमने क्यों रिवाइज किया, क्योंकि वही चीजें अब मैं यहाँ पे देखने वाला हूँ। यहाँ पे हम देखने वाले हैं जब आपके टर्म्स 3 होंगी, अगर x प्लस वाई प्लस जेड की पावर आपके पास 3 होगी तो आप कैसे कर सकते हो। तो पहले जो 2 थे उसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते एक दूसरे फॉर्म में लिखते हैं। सो x प्लस ए होल टू द पावर n, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n एन सी आर एक्स टू द पावर n माइनस आर ए टू द पावर r और नॉट, टेल मी, राइट। ये हम कब लिखते थे, व्हेन योर n इज होल नंबर, नेचुरल नंबर और होल नंबर, राइट। 0 के लिए भी आप लिख सकते हो, आंसर 1 आना चाहिए। सो x प्लस ए होल टू द पावर n, अगर इसी को मैं लिखूं जब ये आपका नेचुरल नंबर नहीं है, सो n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल x टू द पावर n माइनस आर ए टू द पावर r लिख सकता हूँ। स्टिल ये फैक्टोरियल है, तो अभी के लिए मैं होल नंबर के लिए डिफाइन कर रहा हूँ। जब ये फैक्टोरियल मतलब होल नंबर नहीं होगा, वो केस में हम फैक्टोरियल की जगह n, n माइनस 1, n माइनस 2 इस तरीके से जा सकते हैं, n से r कदम पीछे डिवाइड बाय r फैक्टोरियल। r फैक्टोरियल तो आपका होगा, क्योंकि r तो आपका आई कैन से 1 2 3 0 1 2 3 n वही रहेगा, जस्ट n आपका इस तरीके से हो जाएगा। वहां पे हमने ये भी देखा था कि n अगर आपका फ्रैक्शन है, नेगेटिव टर्म है, तो ये सीरीज आपकी इनफाइनाइट बन जाएगी। ये आपकी फाइनाइट सीरीज नहीं रहेगी, बट दिस विल बी योर इनफाइनाइट सीरीज। इज इट क्लियर एवरीवन? ये सारी चीजें आपको याद होगी, प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। अभी के सेक्शन में हम फोकस करने वाले हैं, n को होल नंबर ही रखेंगे, n को होल नंबर ही रखेंगे। अब हम बाइनोमियल से जाने वाले हैं मल्टीनोमियल में। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीनोमियल? टर्म्स ज्यादा होनी चाहिए, दैट्स इट। ओके, जस्ट अ मिनट, सॉरी, ठीक आ रही है, ओके। सो फॉर मल्टीनोमियल, ये आपका केस हो सकता है x प्लस वाई प्लस जेड होल टू द पावर n, x प्लस वाई प्लस जेड डबल ऐड कर दो होल टू द पावर n, मतलब 3 टर्म्स हो गई, 4 टर्म्स हो गई, राइट। और हम और भी टर्म्स दे सकते हैं, 3 टर्म्स, 4 टर्म्स, इन शॉर्ट आई कैन से k टर्म्स, कि k कितने भी टर्म्स आपको दिए गए हो उसके लिए आप ये बाइनोमियल एक्सपेंशन आप लगा सकते हैं कि नहीं। सो वो केस में वो हो जाएगा आपका मल्टीनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द टॉपिक जो हमें देखना है। अब वो कन्वर्ट करने के लिए इसी को थोड़ा एनालाइज करते हैं। इसी को मैं एक दूसरे फॉर्म में लिख रहा हूं, समझना। यहाँ पे जो मेरे पास ये बाइनोमियल थ्योरम है, विच इज एक्स प्लस ए होल टू द पावर n, जिसको मैंने इस फॉर्म में लिखा, सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल एक्स टू द पावर n माइनस आर ए टू द पावर r। मैं क्या यहाँ पे n माइनस आर को एक दूसरा वेरिएबल ले सकता हूँ, सपोज s। आप बोलोगे सर दूसरा वेरिएबल क्यों लेना है, वो थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा। सो लेट n माइनस आर को मैं ले रहा हूँ s। सो अब ये एक्सपांशन मेरा क्या हो जाएगा, x प्लस ए होल टू द पावर n इज इक्वल टू सिग्मा, यहां से अगर r में उस तरफ भेज रहा हूं तो n इज इक्वल टू एस प्लस आर हो जाएगा। टेल मी, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, क्या एस प्लस आर इक्वल टू एन हो जाएगा? मैं अभी ये सिग्मा को भी दूसरे फॉर्म में लिख रहा हूँ, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा हूँ। पहले मैं सिग्मा को लिख रहा था पॉइंट ऑफ व्यू r इक्वल टू 0 टू n, अब मैं लिख रहा हूँ सिग्मा इज सच दैट वेयर r प्लस एस इक्वल टू n, कि सिग्मा में दो वेरिएबल अब मैं ले रहा हूँ r और s, इस तरीके से ले रहा हूँ कि इन दोनों का समेशन n है, r प्लस एस इज इक्वल टू n। ओके, चलो ये n फैक्टोरियल इज n माइनस r फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, n माइनस r फैक्टोरियल विल बी s फैक्टोरियल, दिस r फैक्टोरियल एज इट इज, x टू द पावर n माइनस r क्या हो जाएगा, s a टू द पावर r। कैन आई राइट लाइक दिस? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस एवरीवन। x प्लस a होल टू द पावर n, राइट। अभिराम, ओवेश, रौनक, प्रांजल, श्रीहरि, श्रीहरि है कि है, शायद निकल गया। ओके, सो अब इसका मीनिंग, अब इसको हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहा हूं तो ये पॉइंट ऑफ व्यू और ओरिजिनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या ये दोनों सेम है कि अलग है? चलो लेट अस एनालाइज दिस। ओरिजिनल पॉइंट ऑफ व्यू में सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n, आपका सिग्मा कितनी बार रन करेगा, हाउ मेनी टर्म्स यू कैन हैव हियर? इफ r इक्वल टू 0 टू n यू कैन हैव n प्लस 1 टर्म्स और नॉट, एम आई राइट एवरीवन? क्या यहाँ पे आपके पास n प्लस 1 टर्म्स होगी? चलो अब मुझे ये बताओ
आर प्लस एस इक्वल टू एन, मतलब अब आपके पास इक्वेशन है आर प्लस एस इक्वल टू एन, इसके जितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकलेंगे आर और एस के, आप जितने कॉम्बिनेशन फाइंड करोगे उतनी बार आपका सिग्मा रन करेगा। पॉइंट ऑफ व्यू, अब कान हम ऐसे नहीं पकड़ रहे, कान ऐसे पकड़ रहे हैं कि आर प्लस एस के जितने सॉल्यूशंस निकलेंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, उतना ये सिग्मा रन करेगा। एंड ये सॉल्यूशंस आपके कौन से होने चाहिए? दिस सॉल्यूशन शुड बी इंटीजर ओनली, हाँ या ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि सिग्मा में आपका आर इंटीजर है, आर इंटीजर है तो एस भी इंटीजर ही होना चाहिए। सो हियर योर नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस from number of integral solutions of this will give you number of terms. Okay, this is nothing but your number of terms. नंबर ऑफ टर्म्स आपके यही हो जाएंगे। चलो अब इसको हम क्या फाइंड कर सकते हैं? नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस। ये नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? सो इजंट इट योर x1 plus x2 इक्वल टू n फॉर्मूला? x1 plus x2 इक्वल टू n, तो यहाँ आपके पास दो हैं, n plus r minus 1 c r minus 1, n minus 1 c r minus 1, ये दो फॉर्मूला है, हाँ या ना एवरीवन? कौन सी कब यूज करनी है? इफ जीरो इंक्लूडेड दिस, जीरो एक्सक्लूडेड दिस। क्या यहाँ पे जीरो इंक्लूड करना है? चेक। क्या आर की वैल्यू जीरो हो रही है? हाँ। क्या एस की वैल्यू जीरो होगी? हाँ। जब आपका आर एन होगा तब एस की वैल्यू भी जीरो होगी, तो जीरो इज इंक्लूडेड। सो इफ जीरो इज इंक्लूडेड वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। सो हियर आर इज इक्वल टू 2, सो n plus 2 minus 1 c, 2 minus 1, n plus 2 minus 1, तो वो n plus 1 हो जाएगा, n plus 1 c 1, इट इज n plus 1 ओनली। सो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे भी आपको कितने मिलेंगे? n plus 1। यहाँ पे भी नंबर ऑफ टर्म्स कितने मिलेंगे? n plus 1। तो पहले तो हमारा सिग्मा सेम है, वो क्लियर हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिग्मा हमारा सेम है, वहां भी n plus 1 टर्म्स मिल रही है, यहाँ भी n plus 1 टर्म्स मिल रही है। अब हर एक n plus 1 टर्म्स की जो पैर एनालाइज करेंगे वो यही तो मिलेगा, नहीं यही कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि जब आप R1 लोगे तो Sn-1 हो जाएगा, R2 लोगे तो Sn-2 हो जाएगा। सो दिस बोथ आर सेम, ये दोनों सेम है। ये मुझे एक अनदर अप्रोच मिल गया कि बाइनोमियल थ्योरम को मैं इस अप्रोच से भी लिख सकता हूँ। ओके, यस सर, इट इज लाइक अनदर वे ऑफ राइटिंग सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाइंग विद x to the power s y to the power b। हाँ, x to the power s and here, हाँ, अगर x plus y whole to the power n, यस यस, कि अगर x to the power a और y to the power b के टर्म में लिख रहा हूँ, हाँ, कि पावर a की पावर बढ़ती जाएगी, x की पावर घटती जाएगी अगर आप उस वे में अरेंज कर रहे हो। उस वे में अरेंज नहीं कर रहे हो, इधर उधर कर रहे हो, तभी घूम फिर के आपको n plus 1 टर्म्स वही मिलने वाली हैं। अब अगर मैं इसको मल्टीनोमियल पे एक्सटेंड करूं, लेट अस एक्सटेंड दिस फॉर 3 टर्म्स। यस, वेरी गुड, हम k टर्म्स तक जाएंगे, पहले 3 टर्म्स के लिए एक्सटेंड कर रहा हूं। तो 2 टर्म का हमने देख लिया है, अब 3 टर्म के लिए देखते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पे x प्लस ए की जगह ले रहा हूँ x प्लस वाई प्लस जेड होल टू द पावर n। ओके, सो अगर मैं इसको एक्सटेंड करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ? तो सिग्मा, तो मुझे 3 पावर लेनी पड़ेगी यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मैंने आर एस लिया था, सपोज यहाँ पे ले रहा हूँ आर एस एन टी, आर प्लस एस प्लस टी इक्वल टू एन। Let me zoom out this so that you can see both of them together. Okay, see, तो सिग्मा जैसे वहां पे r प्लस एस इक्वल टू एन था, यहाँ पे r प्लस एस प्लस टी इक्वल टू एन ले रहा हूँ। n फैक्टोरियल डिवाइड बाय s फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल था तो ये s फैक्टोरियल, और आई कैन से r फैक्टोरियल s फैक्टोरियल t फैक्टोरियल हो जाएगा। फिर x टू द पावर r, y टू द पावर s, t z टू द पावर t। कैन आई राइट लाइक दिस? टेल मी। n factorial divided by r factorial s factorial t factorial x to the power r, y to the power s, z to the power t। अब यहाँ पे सॉल्यूशंस कितने हो सकते हैं? हाउ मेनी इंटीग्रल सॉल्यूशंस आर देयर? नंबर ऑफ टर्म्स अगर मुझे यहाँ पे फाइंड करनी है, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस of r plus s plus t equal to n, which is nothing but your n plus 3 minus 1 c। Yes, yes, Pranjal, yes. Basically, we are dividing n into 3 parts. हाँ, क्योंकि हर टर्म में हमने एक चीज ऑब्जर्व की थी कि हर टर्म की पावर तो आपकी टोटल पावर n ही हो रही थी, राइट? बाइनोमियल थ्योरम में जब हम n माइनस आर आर का सम कर रहे थे तो वहां पे हर टर्म में पावर सम ऑफ पावर n माइनस आर प्लस आर, वो तो आपके पास n ही हो रहा था, हाँ या ना? तो वही सेम चीज, तो यहाँ पे हमने n पावर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो दिस इज ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रांजल कि बेसिकली हम n पावर को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे r प्लस एस प्लस टी इक्वल टू n, n पावर को वो 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं कि हर टर्म में पावर सम ऑफ पावर शुड बी n ओनली। सो n प्लस 3 माइनस 1 c, 3 माइनस 1 n प्लस 3
which is your 3 minus 1, that is 2. Am I right? C2, n plus 2 C2. Am I right? तो ये आपका क्या हो जाएगा, n plus 2 से 2 कदम पीछे n plus 1 by 2. एंड इसी को कंपेयर करो, स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था, जब ट्राइनोमियल के लिए देखेंगे तो ये मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा कि इसके कितने टर्म्स होंगे. तो एक्जेक्टली मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला था ये n plus 2 इंटू एन प्लस 1 by 2. एंड स्टार्टिंग में हमने एक दूसरे वे से भी दिखा था, याद है? चलो उसको भी फटाफट याद कर लेते हैं. एंड तब मैंने बोला था एंड में हम दूसरे वे से भी देखेंगे. देखो डायरेक्ट वही निकल गया लकीली, ये रहा x प्लस वाई प्लस जेड होल टू द पावर n. ओके, वहां पे हमने कैसे अप्लाई किया, y प्लस जेड की पहले एक पैर बना दी थी, तो इस तरीके से हमें मिल गया था. फिर हर पैर में हमें कितने टर्म्स मिल रहे थे, y प्लस जेड होल टू द पावर 1 2 टर्म्स, होल स्क्वायर 3 टर्म्स. इस तरीके से अगर टू द पावर n है, टू द पावर n के लिए हमें पता है कि वहां पे n प्लस 1 टर्म्स मिलेंगे. फिर इन सबको हमने ऐड किया, सो n प्लस 1 by 2 इंटू n प्लस 2. सो ट्राइनोमियल, वो बाइनोमियल थ्योरम, इसे आप ट्राइनोमियल थ्योरम बोल सकते हो. x प्लस वाई प्लस जेड होल टू द पावर n, उसमें टोटल टर्म्स कितने होंगे वो फाइंड करने के वे आपके पास दो हैं. राइट, दिस इज वन वे जो मैंने आपको एकदम बेसिक वे से स्टार्टिंग में दिखाया था. होप आप सबको याद है ना स्टूडेंट्स? एंड अभी हमने देखा ये वे, n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 by 2. इज दिस क्लियर एवरीवन? अब यहाँ पे डेफिनेटली सारे कॉम्बिनेशंस बहुत सारे अलग अलग होंगे, एंड ये सारे कॉम्बिनेशंस एक सीरीज में लिखना और फाइंड करना, इट इज हेडेक प्रोसेस. तो इसमें आपको सारे सीरीज नहीं पूछने वाले, जैसे बाइनोमियल केस में आपको पूछा जाता था कि बाइनोमियल में हमें सारे के सारे टर्म्स लिखने हैं n प्लस 1. वैसे यहाँ पे आपको ऐसा नहीं पूछेंगे कि n प्लस 2 n प्लस 1 by 2 ये जितने टर्म्स हो रहे हैं सब फाइंड करो, नहीं. तो इसके क्वेश्चंस कैसे होंगे वो भी हम देखेंगे. जनरली इसी फॉर्मूला के आसपास घूमते हुए क्वेश्चन होंगे, कितने टर्म्स होंगे एंड एवरीथिंग, बीच की कोई टर्म दी गई होगी लाइक दैट. पहले ये फॉर्मूला खत्म क्लियर होनी चाहिए. क्या ये फॉर्मूला क्लियर हो गई 3 टर्म के लिए? अगर 3 टर्म के लिए फॉर्मूला क्लियर है तो एक बार हम इसको एक्सटेंड करेंगे 4 टर्म के लिए, फिर हम उसे एक्सटेंड करेंगे k टर्म्स के लिए. इज दिस क्लियर? ओके, सो लेट अस एक्सटेंड दिस फॉर 4 टर्म्स नाउ. सो एक्स वाई जेड, आइदर डब्ल्यू ले सकते हो, यू ले सकते हो. एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपके मॉड्यूल में दिया गया यू, तो अभी के लिए मैं यू ही ले रहा हूँ. चलो आर एस टी के साथ कौन सा ले लें, या पी, 4 हमें लेने पड़ेंगे, पी क्यू आर एस ले लूँ. राइट, वहां पे मैंने लिया आर एस टी, यहाँ पे पी क्यू आर एस. अभी आपके जो मॉड्यूल में दिया गया है मैं वही ले रहा हूँ, सिग्मा पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस इक्वल टू एन. यहाँ पे हम एन को डिवाइड कर रहे हैं 4 पार्ट में. ओके, दिस इज योर सिग्मा. सो n factorial divide by p factorial, q factorial, r factorial, s factorial, x to the power p, y to the power q, z to the power r, u to the power s. तो अब सेम यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हमें कितने मिल जाएंगे? नंबर ऑफ टर्म्स विल बी नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ p plus q plus r plus s equal to n, that is n plus 4 minus 1 c 4 minus 1, which is nothing but your n plus 3 c 3. okay, easy, right? और यही सेम प्रोसेस अब मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ k टर्म्स के लिए. let us extend this for k terms. So here x1 plus x2 plus x3 up to xk. Can you see this xk terms? Can you see this k terms, not xk terms? तो x1 फर्स्ट टर्म, x2 सेकंड टर्म, इस तरीके से आपके पास ये टोटल k टर्म्स है xk, और इन सब की पावर, टोटल पावर आपको दी गई है n. सो सेम, अब इसके सॉल्यूशन पावर आप ले लो. अब पी क्यू आर एस टी करूंगा, टोटल k पावर लेनी है. सो लेट अस टेक ऑल द पावर्स एज हियर r1 प्लस r2 r3, इस तरीके से सारी पावर्स ले रहा हूँ. टोटल k टर्म्स हैं तो k पावर्स मुझे मिलेंगी, इनका सम होना चाहिए n. n फैक्टोरियल को मैं डिवाइड करूंगा
इन सभी पावर्स के फॉर्म में. सो r1 फैक्टोरियल, r2 फैक्टोरियल, r3 फैक्टोरियल अप टू rk फैक्टोरियल. एंड यहाँ पे हर एक टर्म की पावर x1 टू द पावर r1, x2 टू द पावर r2, x3 टू द पावर r3, x4 to the power r4, and finally xk to the power rk. So here this is how I can extend. ये पूरा आपका extension हो गया. And इसके number of terms आपको कितने मिलेंगे? Number of terms will be number of integral solution of this equation n plus k minus 1 c k minus 1. Okay, great. So this is about your multinomial theorem. और कोई बड़ी बात नहीं है, इतना ही है. अब इसके क्वेश्चन देखते हैं तो हमें और आइडिया आएगा. ओके चलो शुरू करें एवरीवन. इसको थोड़ा मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ. Okay, I think this would be good. चलो अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं. So let me import this its questions here. जस्ट आपका मॉड्यूल ओपन कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट. और बाकी स्कूल में क्या चल रहा है? स्कूल में अभी कौन सा चैप्टर चल रहे हैं वो लोग? 11th का खत्म कर दिया क्या सिलेबस? लिमिट्स पे आ गए, बहुत स्पीड में जा रहे हैं वो लोग. Okay, so you are having 3 exercises here. Let me include first import in class exercise 1 क्योंकि प्री रीडिंग यहाँ पे नहीं है. अच्छा, क्लास अटेंड ही नहीं कर रहे हो? हाँ अच्छा है. कॉनिक्स ऑल्सो डन. कॉनिक्स भी खत्म कर दिया क्या? कॉनिक्स यहाँ पे मुझे थोड़ा 3D में पढ़ाने में थोड़ी मुश्किल होगी स्टार्टिंग में. फिर प्रॉब्लम एक, क्योंकि स्टार्टिंग बेसिक जब पढ़ाना होगा तो 3D के लेवल सी हियर कौन लाइक स्ट्रक्चर थोड़ा करना पड़ेगा. डू समथिंग. अच्छा है, उससे अच्छा आप वो नहीं तो स्कूल के क्लास ऐसे जूम मीटिंग ज्वाइन करके, नहीं अभी तो वो लोग उस पे ले रहे हैं ना, आपका क्या हो गया, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स राइट. वहाँ पे क्लास अटेंड करके आप ये कर सकते हो, सेंगेज और ये सब असाइनमेंट्स एंड एडवांस असाइनमेंट. अच्छा नहीं चेंज किया अभी तक. हाँ, आप वो सॉल्व करते रहो और उसके डाउट भेजते रहो, वो हम करते रहेंगे. अच्छा जूम पे ही चल रहा है, ठीक है. हाँ
find the coefficient of the following expansions in the expansion of a plus b plus c plus d whole to the power 20. जैसा कि मैंने आपको बोला था, सारे टर्म्स फाइंड करना इम्पॉसिबल है, उतना सारा हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, उसी के लिए आप प्रोग्रामिंग करते हो, इटरेशंस लगाते हो उसमें अलग अलग। अभी के लिए हम क्वेश्चन आप कैसा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जैसे कोई एक स्पेशल टर्म आपको फाइंड करने मिल गई, जैसे ये वाला कि इन सबका आपको कोएफिशिएंट फाइंड करना है। तो पहले मैं इसका जनरल एक्सपेंशन लिख लेता हूँ, जनरल आर्थ टर्म लिख लेता हूँ कि आर्थ टर्म इसकी क्या हो सकती है। सो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी होल टू द पावर 20। तो पावर को यहाँ पे क्या नाम देना है बोलो, R1 R2 R3 R4 दें कि PQRS P दे, PQRS या PQRS 4 नाम में हो जाएगा, बोलो एवरीवन। R1 R2 PQRS अच्छा रहेगा राइट, आई गेस हियर। P1 P2 P3 P4 आप बोल रहे हो, ओके, क्योंकि बार बार सफिक्स नहीं लिखना पड़ेगा ना। So p cube plus q plus r plus s equal to 20, 20 factorial divide by p factorial, q factorial, r factorial, s factorial, and a to the power p, b to the power q, c to the power r, d to the power s. हाँ sir, we can make a Python program for this multinomial theorem. Yes, yes. मल्टीनोमियल थ्योरम के लिए आप पूरा पाइथन प्रोग्राम, इसीलिए तो प्रोग्रामिंग और ये सब काम होता है। आप ये मैथ्स को ना कोडिंग के साथ पूरा डाल सकते हो अंदर। अभी जैसे हमारे टाइम क्या होता था 11 12 में प्रोग्रामिंग करके आपको ये सब भी ये सब आ रहा है क्या आपका पाइथन में, ये स्टार प्लॉट करना, लास्ट रो में 4 स्टार है, ऊपर वाली रो में इधर 2 स्टार है, इधर 1 स्टार है, ऐसा कुछ अभी आया है क्या? फिर 1 लिखना है, 1 2 लिखना है, 1 2 3 लिखना है, समथिंग ऐसे सारे प्रोग्राम अभी आपको आ रहे हैं क्या पाइथन में? लूप लूप बनाना, हाँ, तो वहां पे आप लूप पे काउंट कर रहे होगे, ये आई इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 2, आई इक्वल टू 3, फिर इधर j इक्वल टू 0, j इक्वल टू 1, j इक्वल टू 2, उस तरीके से। अरे कि जब आप इस तरीके, मतलब हाँ हाँ, अच्छा ग्रेट। ओवेश ने एक प्रोग्राम बनाया पास्कल ट्रायंगल के लिए, यस ग्रेट ओवेश। वो सारी चीजें भी शेयर करते रहो, राइट। हमारा ग्रुप ऐसे सिर्फ मैथ्स के लिए लिमिट नहीं रहना चाहिए, एडवांस ग्रुप। ये सारी चीजें जो भी आप एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कर रहे हो वो शेयर करते रहो कि ये क्या है। हाँ, तो ये सारी चीजें आप उधर, क्योंकि ये सारा इटरेशन करना वो ह्यूमन माइंड के लिए पागल हो जाएगा, क्योंकि ये सारे सॉल्यूशन फाइंड करना। हाँ, फॉर्मेटिंग फॉर स्पेसिस इज हार्ड, यस, वो धीरे धीरे आएगा। सी फॉर डिस्प्लेइंग यस, डेफिनेटली डेफिनेटली ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे आएंगी। पहले बहुत सारे प्रोग्राम आपके गलत होंगे। कई बार तो मैं ऐसे प्रोग्राम करता था सी प्रोग्राम में कि जैसे कंपाइल करते थे, आउटपुट आ रहा है वो पूरा इनफाइनाइट जा रहा है कर्सर रुक ही नहीं रहा है, रुक ही नहीं रहा है। तो ऐसी गलतियां होंगी, सो मेक इनफ मिस्टेक्स, जितने मिस्टेक्स कर सकते हो करो। इसी पे उसका भी सब बोलते हैं कि जब सब चीज ये सीखोगे आप एक्सपेरिमेंट से ही सीखोगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, आप जो भी चीज बना रहे हो आप ऐसा सोचो कि वो टूटेगी ही, पहली बार वो टूटने ही वाली है, फिर धीरे धीरे आपको आपकी गलतियों का एहसास होगा कि ये करूंगा ये करूंगा तो होगा। सो ऐसा ही तो हुआ है, सभी ग्रेट एक्सपेरिमेंट्स पहले फेलियर्स ही थी। तो फेलियर, अगर कुछ नया करना है तो फेलियर तो लिटरली इसको एंजॉय करना है। एंड अगर आप मार्वल के फैन हो तो टॉनी स्टार्क भी सिविल वॉर के स्टार्टिंग में आप देख सकते हो कि वो वहां सबको ये बोलता है, गो ब्रेक सम एक्स। ब्रेक सम एक्स का मीनिंग यही है कि जाओ एक्सपेरिमेंट करो और तोड़ो फोड़ो, जितने वो कर सकते हो उतना तोड़ो। हाँ, सो दिस इज द थिंग कि जितना आप एक्सपेरिमेंट करोगे टूटेगा, फिर वो सारी चीजें जुड़ती जाएंगी। तो ऐसे अलग अलग प्रोग्राम बनाते रहो एंड यू कैन शेयर इन द ग्रुप एज वेल। आप एडवांस वाले ग्रुप में शेयर करो, मेंस वाले में नहीं, एडवांस वाले में, जो भी ऐसा एक्स्ट्रा कर रहे हो। चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं। तो हमें कोएफिशिएंट चाहिए नाउ, कोएफिशिएंट ऑफ a to the power 2, b to the power 3, c to the power 5, d to the power 10। तो ये डायरेक्टली मुझे मिल सकता है, बस मेरे पास p q r s t की वैल्यू है। Isn't it 20 factorial divide by 2 factorial, 3 factorial, 5 factorial, 10 factorial, है ना? इसी तरीके से मुझे सारे के सारे कोएफिशिएंट मिल सकते हैं। ओके, बस फिर अब इसका सिंप्लीफिकेशन करना है। वो सिंप्लीफिकेशन डिपेंड करेगा आपको करके दिया गया है ऑप्शंस में या इसी तरीके से दिया गया है। तो इस तरीके से आप ये वाला भी कर सकते हो, ये वाला भी कर सकते हो। अब इधर देखो, ये बी स्क्वायर सी टू द पावर 8 डी टू द पावर 10 है। सो कोएफिशिएंट ऑफ बी स्क्वायर सी टू द पावर 8 डी टू द पावर 10, तो डेफिनेटली ए टू द पावर 0 हो जाएगा। So this will be 20 factorial by 0 factorial, 2 factorial, 8 factorial, 10 factorial. Am I right? Isn't it 20 factorial by 0 factorial, 8 factorial, 10 factorial? Same यहाँ पे b square c to the power 11 d to the power 6 है। तो ये आप अभी कर देते हैं।
c to the power 11 b to the power 6. अब जैसे वहां पे हमारे पास कोएफिशिएंट सेम आते थे n+1 टर्म्स में, राइट? पहला और लास्ट कोएफिशिएंट, सेकंड एंड सेकंड लास्ट, ये उसी तरीके से यहाँ पे भी ऐसे बहुत सारे कोएफिशिएंट सेम होंगे. टेल मी, हाँ या ना? कि यही सेम कोएफिशिएंट आपका इधर भी सेम होगा अगर ए बी सी डी की पावर कुछ भी इंटरचेंज कर लो. तो बहुत सारी टर्म्स के कोएफिशिएंट यहाँ पे आपके सेम हो सकते हैं. So this was your in-class exercise question 1. Let me import other question as well. हाँ, ये वाला थोड़ा अच्छा क्वेश्चन. धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ते हुए. सी, आंसर्स ऑफ सेकंड एंड थर्ड टर्म डज नॉट एग्जिस्ट. नहीं, जीरो फैक्टोरियल आपका 1 होता है ना. जीरो फैक्टोरियल इज स्पेशली डिफाइंड एज 1. ओके, अच्छा आप ये बोल रहे हो सम 20 नहीं है, 2 सब क्वेश्चंस. आप ये बोल रहे हो जो मैंने होमवर्क में दिए भाई ना, सेकंड एंड थर्ड. सो बिकॉज यहाँ 2 + 3 5 + 5 10 + 10 20, 3 + 2 5 10 + 5 15 + 4 19. यस 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 यस. सो यहाँ पे सबका सम 19 हो रहा है. स्टूडेंट, सम ऑफ पावर्स 19. सो क्या ऐसी टर्म पॉसिबल हो सकती है? यस. सो गुड ऑब्जर्वेशन प्रांजल. टेल मी, क्या ये पॉसिबल हो सकता है? क्या ऐसी टर्म पॉसिबल हो सकती है यहाँ पे? नेवर. सम आपका 20 ही होना चाहिए. ओके, सो दिस डज नॉट एग्जिस्ट. यस, गुड ऑब्जर्वेशन प्रांजल. मैंने तो होमवर्क में दे दिया डायरेक्टली. सेम यहाँ पे. यस, और कोएफिशिएंट इज 0. यस. सो 3 2 10 6. नहीं तो डायरेक्ट यही लिखो कि वो एक्सपांशन में एग्जिस्ट नहीं करता. देयर शुड बी द बेटर आंसर. 3 + 2 5 5 + 10 15 + 6, ये 21 हो रहा है. सम 21, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता. यस, तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा. 10 + 10 20 एंड यहाँ पे आपका 11 + 2 13 एंड 6 19 हो रहा है इधर भी. Isn't it? यहाँ भी सम 19 हो रहा है फिफ्थ में. तो ये भी आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो ये एक कॉमन मिस्टेक है जो सबसे होती है. अभी मुझसे हो गई. सो दिस इज द कॉमन मिस्टेक. तो ऐसा वाला आप ऐसा करके लिख सकते हैं. टेक केयर, ध्यान रखें. प्लस फर्स्ट चेक सम. ओके, इसी तरीके से तो आपके क्वेश्चन स्टार मार्क बनते हैं. ओके, इज दिस क्लियर? हाँ, स्कल साइन एंड चेतावनी. हाँ यस, स्कल साइन वो बताया था मैंने आपको कैसा मैं वो स्कल साइन करके लिख देता था. हाँ, स्कल साइन करके आप लिख दो. चलो अब क्वेश्चन करते हैं. वो हड्डी नहीं कर पाऊंगा. हाँ, जागो ग्राहक जागो. ठीक है, इंजीनियरिंग में आप जाओगे तो ड्राइंग अपने आप अच्छा हो ही जाएगा. I hope this is good skull. चलो, now find the coefficient of a cube b to the power 4 c to the power 5 in expansion of bc plus ca plus ab whole to the power 6. bc plus ca plus ab whole to the power 6 में आपको इसका फाइंड करना है. तो पहले हम इसका एक कॉमन टर्म लिख देते हैं, आर्थ टर्म लिख देते हैं या समेशन के फॉर्म में लिखते हैं, फिर वहां से हम सोचते हैं. Isn't it everyone? तो यहाँ पे इसकी आर्थ टर्म क्या होगी? यू कैन डायरेक्टली राइट इट्स आर्थ टर्म या आर्थ टर्म, कुछ भी बोल सकते हो उसे. सो सिग्मा पी क्यू आर आप यहाँ पे नाम दे सकते हो. अब पी क्यू आर नाम दोगे तो आर्थ टर्म नाम देना इट इज नॉट वैलिड. तो अब R1 R2 R3 नाम दे दो. R1 फैक्टोरियल R2 फैक्टोरियल R3 फैक्टोरियल. सॉरी, यहाँ पे R1 plus R2 plus R3 equal to 6. So this is 6 factorial divided by R1 factorial, R2 factorial, R3 factorial. Then here BC plus CA plus AB, or I can say BC to the power R1, CA to the power R2 and AB to the power R3. Am I right? तो पहले इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, फिर यहाँ से सोचते हैं. सो 6 फैक्टोरियल. अब आर्थ टर्म लिख रहा हूँ तो सिग्मा लिखने की जरूरत नहीं है. 6 factorial divided by R1 factorial, R2 factorial, R3 factorial. Now BC to the power R, B to the power R1, B to the power R3. Can I write B to the power R1 plus R3? C to the power R1, R2, C to the power R1 plus R2. What about A? A की पावर आपका हो जाएगा R2 plus R3.
अब आपको बोला गया है a टू द पावर 3 होनी चाहिए, b टू द पावर 4 होना चाहिए एंड c टू द पावर 5 होना चाहिए। तो R2 प्लस R3 आपके पास होना चाहिए 3, R1 प्लस R2 आपके पास होना चाहिए 5 एंड R1 प्लस R3 आपके पास होना चाहिए 4। एंड आई थिंक ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप कर चुके हो जूनियर क्लास में, a प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी, ये तीनों फाइंड करने हैं तो पहले सबका सम कर देते थे। सो 2 टाइम्स R1 प्लस R2 प्लस R3 मिल जाता था। 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 आपको क्या मिल जाता था 6, इजंट इट योर 6। फिर इसमें से R2 प्लस R3 माइनस कर दो, 3 माइनस कर दो तो R1 मिल जाएगा आपको 3, R1 3 कहीं पे भी रख दो तो R2 मिल जाएगा 5 और 2, 5 माइनस 3 2। अच्छा गलती की क्या मैंने, 2 माइनस 1 प्लस 3 कहीं पे, कहाँ पे प्रांजल, 2 माइनस 1 प्लस 3, R2 प्लस R3 इधर 3 लिखा तो 6 माइनस 3 3, R1 3, लेट अस चेक, R1 3 आ रहा है तो R2 आपको मिलेगा 2 एंड तो R3 आपको मिल जाएगा 1। क्या आप आंसर बोल रहे थे 2 1 एंड 3? एड सेकंड एंड थर्ड एंड सब्ट्रैक्ट फर्स्ट, ओके। अच्छा यू आर टेलिंग दिस फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, so add second and third and subtract first, okay। इससे क्या होगा सेकंड एंड थर्ड, सो R1 प्लस R1, ओके 2R1 प्लस R2 प्लस R3 सब्ट्रैक्ट फर्स्ट माइनस R, ओके ग्रेट, तो यहाँ से डायरेक्ट मिल जाएगा, गॉट इट। सो 5 प्लस 4 9 माइनस 3 6, सो R1 मिलेगा 3, ओके। तो ये भी एक अप्रोच है बाय प्रांजल, ये भी आप कर सकते हैं, ओके 2 प्लस 3 माइनस 1। चलो तो R1 R2 R3 मिल गया, बस अब तो खत्म केस, 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, दिस इज आवर आंसर, ओके। इसकी वैल्यू हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ओके, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3। Yes, the expansion had more than exponent of more than 6 cases would increase, just a minute, हाँ definitely, if the expansion had more than exponent of 6, अगर यहाँ पे 6 से ज्यादा आपको होता, हाँ बट R1 प्लस R2 प्लस R3 तो आपका 6 ही रहता ना, मतलब नॉट R1 प्लस R2 प्लस R3 6, टोटल ये 6 फैक्टोरियल बाय R1 फैक्टोरियल R2 फैक्टोरियल R3 फैक्टोरियल, हाँ ये ज्यादा हो जाते, हाँ कोएफिशिएंट की वैल्यू बहुत वो हो जाती। यही पूछ रहा ना ओवेश, आप क्या पूछ रहे हो वो नहीं पता चल रहा। इफ एक्सपांशन हैड मोर देन एक्सपोनेंट ऑफ मोर देन 6, मतलब बस यहाँ पे 6 की जगह ज्यादा वैल्यू होती, सो ओके क्लियर, ओके केसेस वुड इंक्रीज, केसेस, सो कौन सा केसेस मींस नंबर ऑफ टर्म्स यू आर आस्किंग और व्हाट, कि ये अच्छा ये R1 प्लस जो 3 इक्वेशन मिले उससे ज्यादा इक्वेशन मिलता है, आप ये बोल रहे हो राइट? हाँ हाँ, बट सिंस यहाँ पे ये 3 है तो इक्वेशन तो इतने ही मिलते, जस्ट इक्वेशन में 6 की जगह वैल्यू ये नंबर बड़ा होता, दैट्स इट, इक्वेशन तो यही हमें मिलती। नाउ फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 इन 1 प्लस 3x माइनस 2x क्यूब होल टू द पावर 10। तो आई थिंक ये आप घर से कर सकते हो आप डायरेक्टली, है ना। इसके 8 टर्म अब आपके पास हो जाएगी 10 फैक्टोरियल बाय p factorial q factorial r factorial 1 to the power p 3x to the power q and minus 2x cube to the power r। अब सिंस x to the power 7 का कोएफिशिएंट फाइंड करना है तो 3 to the power p minus 2 to the power r उसको भी आपको काउंट करना पड़ेगा, है ना। सो 1 to the power p तो 1 ही हो जाएगा, 3 to the power q x to the power q minus 2 to the power r and x to the power 3r, am I right students? ओके, सो ये आपका x टू द पावर मिल जाएगा q प्लस 3r, अब आपको मिलेगा q प्लस 3r इक्वल टू 7, दैट्स इट, एनीथिंग एल्स? q प्लस 3r इक्वल टू 7, और हम क्या बोल सकते हैं कि सम ऑफ ऑल दिस थ्री कोएफिशिएंट्स p प्लस q प्लस r इक्वल टू 10,
p प्लस क्यू प्लस आर वो आपका 10 होगा, वो हमें पता है, क्योंकि इधर अगर मैं सारी टर्म्स लिख रहा हूँ, सो p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 10 एंड q प्लस 3r इक्वल टू 7। अब हमें फाइंड करनी है वैल्यू q की भी r की भी, दो वेरिएबल हमें फाइंड करने हैं, तीन अननोन है, इक्वेशन दो है, व्हाट कैन बी डन? सी अलग अलग कॉम्बिनेशन यहाँ पे ट्राई करते हैं कि क्या क्या पॉसिबल्स होंगे, क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी। सो हियर हमारे पास दो इक्वेशन है, q प्लस 3r इक्वल टू 7 एंड p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 10। तीन वेरिएबल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है एंड इक्वेशन है हमारे पास दो। तो एक वेरिएबल को पहले बाय डिफॉल्ट ले लेते हैं। अगर एक वेरिएबल की वैल्यू हम कोई एक लेते हैं, अलग अलग केसेस, एंड उसके रिस्पेक्ट में बाकी दो वेरिएबल की वैल्यू देखते हैं। ओके दोनों इक्वेशन में मैं बोल सकता हूँ कि q भी आपका कॉमन है, r भी आपका कॉमन है, किसी भी एक को रखते हैं। सपोज r को अगर मैं रखता हूँ, लेट अस एनालाइज डिफरेंट केसेस। केस 1, इफ आई एम टेकिंग r इक्वल टू 0, क्योंकि हमें पता है हर एक वेरिएबल की वैल्यू मिनिमम वैल्यू 0 तो होगी, सो q विल बी 7 एंड यहाँ r आपका 0 है, तो ये इक्वेशन हो जाएगा आपका p प्लस क्यू इक्वल टू 10। तो q इक्वल टू 7 अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो p मुझे मिल जाएगा 3। सो p इक्वल टू 3, q इक्वल टू 7, r इक्वल टू 0, दिस इज वन पॉसिबल केस। लेट अस चेक और कौन कौन से कोई केसेस पॉसिबल हो सकते हैं। केस 2, अगर वही r की वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में मैं ले रहा हूँ, r इक्वल टू 1, तो मुझे q क्या मिल सकता है, q प्लस 3 इक्वल टू 7, तो q विल बी इक्वल टू 7 माइनस 3 दैट इज 4, p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 10 एंड r मेरा ऑलरेडी 1 है यहाँ पे, q मुझे 4 मिल गया है, p प्लस 5 इक्वल टू 10, सो कैन आई से p इक्वल टू 5। यहाँ पे मुझे मिला p5 q4 r1 p3 q7 r0। लेट अस टेक केस 3। r equal to 2, so q plus 3 into 2 is equal to 7, q equal to 1, yes 7 minus 6। अगर q 1 हो गया तो p plus q plus r equal to 10, r p मेरे पास q 1 है, r मेरे पास 2 है, सो p मुझे मिल जाएगा 7, 10 minus 3। चलो केस 4, r equal to 3, बट क्या केस 4 पॉसिबल होगा? अगर मैं r equal to 3 ले रहा हूँ, सो 3 3 is 9 एंड q फिर आपका वहां पे नेगेटिव हो जाएगा, तो केस 4 पॉसिबल नहीं होगा, एंड केस 4 के बाद और कोई केस पॉसिबल नहीं होगा। एम आई राइट? तो ले दे के हमारे पास ये तीन केसेस ही होंगी, राइट? यस यस, ओवेसिस टेलिंग वी कैन डू 2 minus 1 टू गेट डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन p एंड r। हाँ, q कैंसिल हो जाएगा, p एंड r का एक रिलेशन मिल जाएगा 2 minus 1 से। बट वही जब अब आपके पास ऐसे सिचुएशन हो, जैसे यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन है, हमारे पास तीन वेरिएबल है, तो किसी एक को बाय डिफॉल्ट लेके आप आगे कर सकते हो, राइट? एंड छोटे इक्वेशन को आप कंसीडर करो, आपके पास यहाँ पे लिमिट्स याद रखो, तो आपको ये पता है कि पी क्यू आर आपके वेरिएबल ऐसे हैं कि जिसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0 एंड डेफिनेटली मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 10। सो आर की वैल्यू अगर आप चेक भी कर रहे हो तो 0 से 10 तक आप चेक कर सकते हो, तो वो आप तुरंत कर सकते हैं। सो 0 1 2 तक ही जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो ये आपके सारे केस हो जाएंगे। अब ये सारे केस के कोएफिशिएंट आपको ऐड करने पड़ेंगे, हाँ या ना, जैसा हम करते थे। टेल मी, यहाँ पे अब आपका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? x टू द पावर 7 का 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल एंड 0 फैक्टोरियल, एज वेल एज इसको भी तो काउंट करना है, 3 टू द पावर q माइनस 2 टू द पावर r। एम आई राइट? 3 टू द पावर q 7 माइनस 2 टू द पावर r, r आपका हो जाएगा 0। यस आर्यन, वेरी गुड। सो आर्यन कब आया? अभी आया। 10 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3 टू द पावर 7। इज इट क्लियर एवरीवन? सेम यहाँ पे
10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल तो लिखने की जरूरत नहीं है, 3 टू द पावर q है आपके पास एंड माइनस 2 टू द पावर r है, तो यहाँ माइनस 2 टू द पावर 1 हो जाएगा एंड 3 टू द पावर 4, तो ये एग्जैक्टली आपको मिलेगा 3 टू द पावर 4, या नहीं तो आगे पहले माइनस 2 लिख दो, माइनस 2 इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, एंड इधर आपको मिलेगा 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 टू द पावर q दैट इज 1 माइनस 2 टू द पावर 2 माइनस 2 टू द पावर 2 आपको मिलेगा 4, 4 3 जा 12 करके आप लिख सकते हो 12 इंटू 10 फैक्टोरियल। ओके ओके नो प्रॉब्लम आर्यन एट ऑल, मैं जस्ट ऐसे ही पूछा एंड रिकॉर्डिंग है ही तो आगे वाला आप आराम से कर सकते हो। ओके इज दिस क्लियर? अब x टू द पावर 7 का कोएफिशिएंट मतलब जस्ट अ मिनट, देयर इज अवर फूड आई गॉट हियर, मैं बस लेके आता हूँ। ओके तो अभी आपको x टू द पावर 7 का कोएफिशिएंट फाइंड करना है, तो क्या मुझे इन सबको ऐड करना पड़ेगा? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस एवरीवन, हाँ या ना? क्योंकि सारे कॉम्बिनेशन में इधर आपका x टू द पावर 7 ही आएगा, सो कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 विल बी इक्वल टू, इन सब में से कॉमन क्या निकल सकता है? 10 फैक्टोरियल कॉमन है, 3 टू द पावर 4 यहाँ पे 3 टू द पावर 7 है, बट लास्ट टर्म में कोई 3 की पावर नहीं है, सो आई कैन से सिर्फ 10 टू द पावर 10 फैक्टोरियल में कॉमन निकाल सकता हूँ, या 3 की पावर 1 कॉमन निकाल सकता हूँ, क्योंकि 12 में से 3 टू द पावर 1 निकलेगी कॉमन, राइट? बिकॉज 12 इज नथिंग बट 3 into 4, so if I add them, so 10 factorial into 3 into 10 factorial, so here it is 3 to the power 6 divide by 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, यहाँ पे भी हम एक एक 3 को कैंसिल कर सकते हैं, सो ये आपका 3 टू द पावर 5 by 2 फैक्टोरियल भी आप लिख सकते हैं, बिकॉज दिस कैन बी सिंप्लीफाइड, माइनस अब यार 10 फैक्टोरियल और 3 निकाल दिया हमने, माइनस 2 3 क्यूब 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे भी हम कैंसिल कर सकते हैं, या आप 3 स्क्वायर कर सकते हैं, ये आपका 4 इंटू 3 इंटू 2 हो जाएगा, 2 2 कैंसिल, ये 3 स्क्वायर हो जाएगा, छोटा मोटा सिंप्लीफिकेशन ज्यादा तो नहीं कर पाएंगे, दिस इज 4 डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल इंटू 2, सो 2 2 जा 4, राइट? सो दिस शुड बी योर 3 इंटू 10 फैक्टोरियल। अब वो आपको ऑप्शंस जैसे दिए जाएंगे वैसे पता चल ही जाएगा, 3 टू द पावर 5 डिवाइड बाय 2 इंटू 7 फैक्टोरियल माइनस 3 स्क्वायर डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 4 एंड प्लस 2 बचेगा ना यहाँ पे, यस 2 डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल, एम आई राइट स्टूडेंट्स? तो ये अच्छा वाला क्वेश्चन है, मुझे लगा छोटा निकलेगा, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, सर इट विल बी 3 क्यूब राइट? ओके लेट मी चेक, गलती कर दी क्या मैंने? यहाँ 3 क्यूब था ना, यहाँ 3 क्यूब था तो एक एक 3 कैंसिल किया तो 3 स्क्वायर हो जाएगा ना, यही बोल रहे हो ना, ये वाला सेकंड टर्म ना यू आर आस्किंग फॉर, हाँ यस गॉट इट, यस। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, ये आपका हुआ इन क्लास एक्सरसाइज क्वेश्चन 3। Can you see this question number 4 everyone? In the expansion of 1 plus x plus 7 by x whole to the power 11, find the term which is independent of x. So I think this is same as above question. Right. इस तरीके से independent of x मतलब आप x की पूरी पावर निकालोगे, वो आपकी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, तो वहां पे आपको फिर अलग अलग ट्रायल एरर करने पड़ेंगे। ओके वो जो पावर मिल रही है उस फॉर्म में, जैसा हमने यहाँ पे किया था। ओके कुछ केसेस कंसिडर करने पड़ेंगे, हो सकता है सेम जैसे ऊपर, क्योंकि ये जब भी आपके पास वेरिएबल दो जगह पे होगा और एक जगह कॉमन हो जाएगी तो इसकी पावर तो निकल जाएगी, सेम पी क्यू आर अगर आप ले रहे हो समझना, सो 1 टू द पावर पी एक्स टू द पावर क्यू प्लस 7 बाई एक्स होल टू द पावर आर, राइट? तो ये आपका हो जाएगा इनटू, सॉरी ये आपका हो जाएगा एक्स टू द पावर क्यू माइनस आर, तो इंडिपेंडेंट के लिए क्यू माइनस आर लेना पड़ेगा 0, सो क्यू प्लस आर शुड बी 0, क्यू प्लस आर क्यू इक्वल टू आर, एंड दूसरा इक्वेशन आपके पास होगा p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 11। अब आपको ये चीज पता है कि आप वेरिएबल्स की वैल्यू 0 से शुरू कर सकते हो, मिनिमम वैल्यू उसकी 0 होगी, हाँ या ना, राइट? बट हाँ
तो एक पहला केस आपका हो जाएगा कि Q और R आप 0 ले रहे हो, तो P आपके पास हो जाएगा 11। ये आपके पास केस हो सकता है केस 1, एम आई राइट? हाँ, yes, and Abhiram is telling sir first we can take 1 by x common then take it to power 11। हाँ, तो ये भी आप कर सकते हो। जो अगर 1 by x to the power 11 आप कॉमन निकाल रहे हो, तो यहाँ आपके पास बचा 7 प्लस 1 by x कॉमन ले रहे हो, ठीक है, ये सब या पहले एलसीएम ले लो फिर 1 by x कॉमन लो। सो x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7 होल डिवाइड बाई x टू द पावर 11। हाँ, फिर दूसरा इक्वेशन मिलेगा उस तरीके से, एंड फिर वापस उस तरीके से। We can do iteration with p, only odd values of p will work in equation is faster। yes, okay, p से iteration करना है आपको odd value, हाँ, because ये आपका हो जाएगा p plus 2r equal to 11। okay, 2r will be always even, even plus odd will be odd। हाँ, वो भी आप कर सकते हो। तो p की odd values, तो p 0 पॉसिबल नहीं होगा, p 1 पॉसिबल होगा, वहां से शुरू कर सकते हैं। p इक्वल टू 1, p इक्वल टू 3, बट अगेन ले दे के 5 केसेस तो लेने ही पड़ेंगे, 5, 7, 9 एंड 11। एंड आर से शुरू करते तो भी यही होता, आर इक्वल टू 0 हो गया, ये यहाँ पे आर इक्वल टू 1 हो जाएगा, आर इक्वल टू 2, आर इक्वल टू 3, आर इक्वल टू 4 बिकॉज 4 टू 8 एंड आर इक्वल टू 5, 5 टू 10 प्लस 1 11। इससे ज्यादा तो नहीं मिलेगा। ओके, यस, बस तो इधर पी से शुरू करो या आर से शुरू करो, ये सारे केसेस आपको कंसिडर करने पड़ेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? ओके, इधर ऑड से बस इन सबका सम करना पड़ेगा। तो बोल रहे 5 टर्म का सम करना है और बोल रहे हो बस इन सबका सम करना पड़ेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर इन क्लास एक्सरसाइज 1। ओके, सो दिस इज सिमिलर क्वेश्चन ओनली। नाउ लेट मी इंपोर्ट इन क्लास एक्सरसाइज 2। इन क्लास एक्सरसाइज 2 में भी आपके पास 5 to 8 मतलब और 4 क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे हमने 4 क्वेश्चन देखे। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट। Now in class exercise 2 question number 5. Yes sir, I solved one doubt of Ronak which I used the method I told. Okay Ronak, okay Abhiram, हाँ सर tomorrow advanced class is from 7:30 to 9 right? कल का एडवांस क्लास मैंने 7 to 8:30 रखा था, इसी के आसपास होगा। सी एग्जैक्ट अगर मैं आपको टाइम बताऊं 7 to 8:30 मैंने रखा है, बट इट मे बी फ्रॉम 7:15 to 8:45। क्यों 7:30 to 9 नहीं रख रहा हूं मैं? क्योंकि 9 बजे मेरी वो कतर बैच की मीटिंग होती है, तो उससे पहले कुछ कुछ काम मुझे वहां पे खत्म करने होते हैं। मतलब यहाँ पे वो टीचर्स के साथ मीटिंग होती है कि वो पूरा देखते हैं सिलेबस टाइम पे चल रहा है, नोट्स अपडेटेड हैं, तो वो सारी चीजें मुझे यहाँ पे अपडेट करनी होती है। Prove that the integral part of 7 plus 4 root 3 whole to the power n is an odd number. Okay, integral part मतलब इसका integer part odd number है, given n is positive integer। okay, it was on October 15। okay अभिराम, okay, वो आपने सॉल्यूशन ग्रुप में भेज दिया अभिराम कि? और चलो अब ये आपका इंटीजर पार्ट वाला क्वेश्चन है। पहले ये क्वेश्चन को समझो, हाउ इट्स इंटीजर पार्ट इज डिफाइंड। पहले ये 7 प्लस 4 रूट 3 होल टू द पावर n। अब डेफिनेटली ये रूट 3 आपको मिलेगा 1.73 समथिंग, एंड 4 रूट 3 आपको मिलेगा जब आप मल्टीप्लाई करोगे समथिंग पॉइंट समथिंग, एम आई राइट? 7 ऐड करोगे अगेन समथिंग पॉइंट समथिंग, ये पूरा आपको मिलेगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट? फिर उसके आप n पावर लोगे, राइट? अब वो हर पावर में आपको अलग अलग आंसर मिलेगा, एंड वो जब उसकी n पावर लोगे उसको जब मल्टीप्लाई करोगे अगेन समथिंग पॉइंट समथिंग, तो ये जस्ट हो जाएगा आपका इंटीग्रल पार्ट एंड ये हो जाएगा उसका फ्रैक्शन पार्ट। एम आई राइट एवरीवन? क्योंकि इसे मैं ऐसा लिख सकता हूं, दिस इज योर इंटीजर पार्ट प्लस 0 पॉइंट, दिस इज योर फ्रैक्शन पार्ट। सपोज 5.67 है तो मैं लिख सकता हूँ 5 प्लस 0.67। सो दिस इज योर इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट या इंटीग्रल पार्ट जो भी आप प्रोनाउंस करो, प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। कैन आई से लाइक दिस, इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, am I right? And your fractional part can be between 0 to 1, ये आपको ऑलरेडी पता ही है क्योंकि हम ये देख चुके हैं। इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, राइट? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, यस।
सर आर बी सपोज टू सेपरेट इंटीग्रल एंड डेसिमल और एज इंटीग्रल एंड इरेशनल? नहीं, इरेशनल तो सेपरेट करना यहाँ पे बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, इसलिए हम इसको देखते हैं किस तरीके से हम यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट खत्म करेंगे. यस यस, प्रांजल इज गिविंग रिप्लाई ऑफ 4√3. 4√3 is 6.8 प्लस 7 अगर आप यहाँ पे कर रहे हो तो 13.8, फिर 13.8 टू द पावर n. अब जैसे वो n आपका पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर मतलब वो नेचुरल नंबर ही हो गया. 13.8 टू द पावर 1 कर रहे हो, 2 कर रहे हो, 3 कर रहे हो, उस तरीके से आपको अलग अलग मिलेगा. एंड हमें ये दिखाना है कि इंटीजरल पार्ट इसका ऑलवेज ऑड नंबर आएगा. ओके सर, फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन Arihant has given a different method which I sent in group also. Okay Abhiram, I'll check that method. हाँ, अभी के लिए हम इसे कैसे करें उसके ऊपर अगर मैं सोचूं, so 13 to the power n is always odd. Okay, but 13 कहाँ से आ गया? अच्छा, 13 आप 7 - 4√3 मल्टीप्लाई डिवाइड करके ला रहे हो? नहीं, wait, what we can do here, just a minute, let us check. सबसे पहले मैं ये तो बोल सकता हूँ कि 7 + 4√3 टू द पावर n, ये आपको इंटीग्रल पार्ट प्लस समथिंग फ्रैक्शनल पार्ट मिलेगा. अब हमें प्रूव करना है कि उसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो, अच्छा यहाँ से बोल रहे हो, गॉट इट, ये रहा 13, सॉरी मैं फोकस ही नहीं कर पाया. हाँ, 13 टू द पावर n इज ऑलरेडी ऑड. यस, ओके, दिस वे ओनली. सो अभिराम, यू आर आल्सो टेलिंग दैट ओनली कि 13 टू द पावर n ऑड होगा तो वहां से ऑड. हाँ, आई एग्री. राइट, तो मतलब ये आपका एग्जैक्टली है 13 + 0.8 होल टू द पावर n, a + b होल टू द पावर n, तो वहां पे आपका ये पूरा आगे बढ़ेगा. यस यस, हाँ, ओके, 7 - 4√3, हाँ उसी पे आ रहा हूँ मैं अभिराम. यस, टू पावर n. एंड ये आपका इंटीग्रल प्लस फ्रैक्शन पार्ट में लिख रहा हूँ, जहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट आपका 0 से 1 के बीच में होगा. I is your integral part, f is your fractional part. Definitely where your fractional part is between 0 to 1. Sir, the terms will have integral part will have 4√3 to the power odd number. Sir, the terms which will have integral part will have 4√3 to the power odd number. Okay. जिसका इंटीग्रल पार्ट होगा उसको 4√3 टू द पावर ऑड नंबर होगी. ऐसा क्यों? अच्छा, आप वो NC0 वाला एक्सपांड करके सोच रहे हो कि इवन, अच्छा इवन पावर हो गई तो √3 टू द पावर, यस गॉट इट, क्योंकि इवन पावर हो गई तो √3 स्क्वायर, √3 टू द पावर 4, तो वो रूट कैंसिल हो जाएगा. एग्री. ओके, गुड ऑब्जर्वेशन प्रांजल. तो वहां तो आपका रूट निकल ही जाएगा. ओके अगर मैं यहाँ पे आपके कॉन्जुगेट के टर्म में सोचूं, अगर आपके पास 7 + 4√3 है, 7 - 4√3 है, इसकी एक अलग से मेथड है जब भी आपके पास इंटीग्रल और फ्रैक्शन पार्ट आ रहा है, आपको ये फाइंड करना हो कि उसका आंसर ऑड मिल रहा है या इवन मिल रहा है. लेट अस सी दैट मेथड. अगर मैं 7 + 4√3 एंड 7 - 4√3 को ऐड कर रहा हूँ, मुझे क्या मिलेगा? यस, -4√3 + 4√3 कैंसिल, आई विल गेट 14 हियर, राइट? यस, हाँ हाँ, उसी पे आ रहा हूँ मैं अभिराम. And yes, obviously telling when they say integral part, do they mean like without decimal part? हाँ, integral part means without decimal part. Or do they mean without irrational surd? नहीं, without decimal part only, not without irrational surd. Okay, it is without decimal part only. Okay, हाँ. Now Pranjal, okay, Abhiram is also telling 7 - 4√3 equal to n. हाँ, अब यहाँ पे ये मुझे मिलेगा 14, एंड इसी का अगर मुझे यूज करना हो, 4√3 की वैल्यू प्रांजल ने फाइंड की थी 6.8. सी हियर,
इसको अगर मैं यहाँ पे एनालाइज करूं, सो 7 माइनस 4√3, 7 माइनस 6.8, इट इज 0.2. Can I say 7 minus 4√3 is between 0 to 1? Am I right? 7 plus 4√3 आपको पता है, 7 plus 4√3 आपके पास 13.8 है, राइट, जो थोड़ा बड़ा नंबर है. बट 7 माइनस 4√3 आपका 0 to 1 के बीच में आएगा, वो हमें फिक्स है. अब 0 to 1 के बीच की स्पेशलिटी ये है कि अगर आप उसके कितने भी पावर कर दो, वो पावर ऑलवेज बिटवीन 1 होगा, वो बिटवीन पावर बिटवीन 0 to 1 ही होगा, है या ना. 7 माइनस 4√3 होल टू द पावर n. अब अगर मैं इसको कुछ दूसरा, ये भी आपका मतलब ये भी आपको एक फ्रैक्शन ही मिलेगा, 7 माइनस 4√3 होल टू द पावर n, ये आपको 0 पॉइंट समथिंग एक डेसिमल पार्ट मिलेगा. यस यस अभिराम. सो क्या मैं इसे सपोज एक दूसरा नंबर मान रहा हूं, सपोज एफ डैश. लेट अस टेक एफ डैश एज 7 माइनस 4√3 और 7 माइनस 4√3 होल टू द पावर n. देखते हैं, वो जैसे उसकी जरूरत पड़ेगी वैसे रखेंगे. And it will get smaller and smaller as the power increase. Yes, definitely. Yes, Abhiram is telling to take 7 minus 4√3 as f dash. Then I plus f dash is equal to I plus 1 according to Abhiram. Okay, just. But f plus f dash 14 हो रहा है Abhiram. Just a minute, let us check. Okay, f plus f dash is 14 here. हाँ. और you are taking f dash as whole to the power n. आप f dash क्या ले रहे हो? You are taking f dash as whole to the power n, or you are taking f dash as directly 7 minus 4√3. अच्छा, आपने 14 ही लिखा है, ठीक है. तो ऊपर वाले चैट बॉक्स में आई कुडंट रीड दैट. आई प्लस एफ dash, अच्छा आई प्लस 1 आपने लिखा है. ओके, एफ इज फ्रैक्शन. ओके, वेट आते हैं, लेट अस कम टू दैट टॉपिक. तो अगर मैं 7 प्लस 4√3 जो मेरा क्वेश्चन है होल टू द पावर n प्लस 7 माइनस 4√3 होल टू द पावर n कर रहा हूं, समझना, जो ये मेरा क्वेश्चन है उसके साथ मैं ये कर रहा हूं. व्हाट इज माय एम, मुझे इसका जो इंटीग्रल पार्ट है उसको एनालाइज करना है. 7 प्लस 4√3 होल टू द पावर n, दिस इज i, एम आई राइट? नो, दिस इज i प्लस f, एम आई राइट नाउ? बिकॉज 7 प्लस 4√3 होल टू द पावर n को मैंने लिखा i प्लस f, जहां पे f आपका 0 से 1 के बीच में है. एम आई राइट एवरीवन? नाउ 7 माइनस 4√3 होल टू द पावर n, ये भी आपको एक फ्रैक्शन ही देगा जिसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी. ये एक फ्रैक्शन को मैं दूसरा फ्रैक्शन मान रहा हूं. ये फ्रैक्शन को इधर आप g ले लो, f डैश ले लो, कुछ भी ले लो. सपोज आई एम टेकिंग दिस एज f डैश. कैन आई टेक दिस एज f डैश? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस एवरीवन. ओके, इसको मैं f डैश ले रहा हूं. नाउ लेट अस ट्राई टू फाइंड इट्स समेशन, कि इसका समेशन मुझे क्या मिलेगा बाय बाइनोमियल थ्योरम. सो 7 प्लस 4√3 होल टू द पावर n, nc0 7 to the power n plus nc1 7 to the power n minus 1 4√3 to the power 1. इसी तरीके से आपके पास चलता जाएगा एंड फाइनली आपको मिलेगा ncn 7 to the power 0 4√3 to the power n. Am I right everyone? Now 7 minus 4√3, तो even odd मिलेगा. पहले nc0 7 to the power n minus nc1 7 to the power n minus 1 4 to the power 4√3 to the power 1. तो आई थिंक प्रांजल आपका टॉपिक यहाँ पे आ जाएगा कि अगर ऑड पावर है, अगर हम सिर्फ इवन पावर को काउंट कर रहे हैं तो उधर आपका 4√3 होल स्क्वायर और ये सब हो जाएगा. एम आई राइट? ओके, एंड लास्ट टर्म यहाँ पे आपकी होगी -1 टू द पावर n. वो डिपेंड करेगा अब आपकी एनसीएन एन आपका इवन है या ऑड है. ओके, ऑड होगा तो वो प्लस हो जाएगा, इवन होगा तो वो माइनस हो जाएगा. सो आई कैन से यहाँ पे सारी ऑड पावर्स कैंसिल हो जाएंगी ऐड करके, सारी ऑड पावर कैंसिल हो जाएंगी तो इवन पावर ही बचेंगी. So 2 times nc0 7 to the power n plus nc2 7 to the power n minus 2. Sorry, either my mistake, n minus 2. 4√3 whole square. So which is nothing but 4 square and √3 square, which is 3. √3 square आपका 3 हो जाएगा. Am I right everyone? तो ये आपको मिलेगा. अब ये जो भी आपको मिलेगा, यस, अब ये जो भी आपको मिलेगा इसमें फ्रैक्शन पार्ट आपका आएगा ही नहीं, हाँ या ना? बिकॉज ये nc0 nc2 ये सब आपके पास्कल ट्राइंगल के नंबर्स हैं, तो ये तो आपको पूरे नंबर्स ही मिलेंगे, पास्कल ट्राइंगल के नंबर्स हैं. 1 + 2 2 + 3 इस तरीके से हमने पूरा सम करके पूरा पास्कल ट्राइंगल तो देखा ही है. एज वेल एज √3 का भी अब आपके पास यहाँ पे सारी इवन पावर्स हैं. तो ये प्रांजल आपका टॉपिक भी यहाँ पे आ गया और अभिराम आपका क्वेश्चन मतलब आपका पॉइंट भी यूज हो गया.
सो दिस इज ऑलवेज वन इंटीजर, दिस इज ऑल्सो योर वन इंटीजर। अब ये इंटीजर कौन सा होगा वो हमें पता नहीं है, बट दिस इज इंटीजर। ओके, हमें इंटीजर को ही देखना है कि यहाँ पे आपका इंटीजर क्या होगा। सो हियर आई कैन से इंटीजर प्लस फ्रैक्शन प्लस फ्रैक्शनल डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीजर। एम आई राइट हियर? अब मुझे ये इंटीजर के बारे में सोचना है कि ये इंटीजर आपका क्या होगा। ये इंटीजर हर बार क्या आपका ऑड होगा, इवन होगा, इसके ऊपर हमें देखना है। ओके, नाउ व्हाट कैन वी से हियर अबाउट एफ एंड एफ डैश? एफ एंड एफ डैश के बारे में हम क्या यहाँ पे बोल सकते हैं? व्हाट कैन बी हियर एफ प्लस एफ डैश? एफ इज अवर फ्रैक्शनल पार्ट जो हमने स्टार्टिंग में देखा। जो फ्रैक्शनल पार्ट हमारा 0 से 1 के बीच में हो सकता है, क्योंकि वो उसका फ्रैक्शन आपका 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। एफ डैश हमने फाइंड किया टू द पावर n लेके, जो 0 से 1 के बीच में था, तो एफ डैश आपका 0 से 1 के बीच में होगा। एंड डेफिनेटली वो 0 इक्वल नहीं होगा, वो 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। सो फ्रॉम हियर इफ आई ऐड एफ एंड एफ डैश, व्हाट कैन आई राइट? 0 लेस देन एफ प्लस एफ डैश लेस देन 2 और नॉट? एफ प्लस एफ डैश आपका 0 से 2 के बीच में हो जाएगा। एम आई राइट स्टूडेंट्स? f plus f dash, हाँ, yes, yes. Now Abhiram is telling ki as f plus f dash between 0 to 1, so the only thing lying is range 1. But f plus f dash, acha, integer, got it, yes. Now see here, I got your point Abhiram. Since this is integer, this is also integer, अगर इंटीजर में कुछ ऐड करके आपको आंसर इंटीजर आ रहा है, दैट मींस f प्लस f डैश शुड बी इंटीजर ओनली। एम आई राइट? क्योंकि इंटीजर में अगर आप फ्रैक्शन ऐड करोगे तो फाइनल आंसर में आपको फ्रैक्शन मिलेगा। इंटीजर में आप कुछ ऐड कर रहे हो और फाइनल आंसर आपको इंटीजर मिल रहा है, दैट मींस f प्लस f डैश शुड बी इंटीजर ओनली, एंड बिटवीन 0 to 2 देयर इज ओनली वन इंटीजर, दैट इज 1। सो f प्लस f डैश शुड बी 1। f प्लस f डैश आपका 1 होना चाहिए। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हमें मिला। f आपका था फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 7 प्लस रूट 3 होल टू द पावर n, एंड f डैश खुद है 7 माइनस 4 रूट 3 होल टू द पावर n, तो ये 1 होना चाहिए। एंड इफ इट इज 1, so this integer is 2 times integer, that means it is your even integer, ये वाला आपका even हो जाएगा। even integer f plus f dash 1 minus 1, and even minus 1 is what? odd, so ये integral part आपका हो जाएगा odd। yes, so finally this is the question। तो अगर आपके पास ऐसे टाइप के क्वेश्चन है कि आपको पूछा जा रहा है 7 प्लस रूट 3 टाइप, 7 प्लस 4 रूट 3, ऐसे कोई भी आपको इरेशनल नंबर दिए जा रहे हैं, हाँ, जो पूछ रहे हैं कि उसके फ्रैक्शनल पार्ट या उसके इंटीजर पार्ट आपके इवन होंगे या ऑड होंगे, तो उसके लिए आप ये मेथड यूज कर सकते हैं। लेट मी गिव यू रिवीजन ऑफ दिस मेथड वन टाइम, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट सही है, अच्छा वाला क्वेश्चन है। ओके, सो जस्ट क्वेश्चन में आपको ऐसा नहीं पूछेंगे प्रूव दैट ऑड नंबर, डेफिनेटली ये बोलेंगे कि इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, विल इट बी ऑलवेज ऑड, विल इट बी ऑलवेज इवन, लाइक दैट। सो 7 प्लस 4 रूट 3 होल टू द पावर n आपको दिया गया है, 7 प्लस 4 रूट 3 होल टू द पावर n। 7 plus 4 root 3 whole to the power n can be sum of integer as well as fraction, I plus f. It can be a sum of integer as well as fraction. So if we consider this in more deeper way, just a minute, yes, तो पहले हमने बहुत सोचा इसके बारे में, ये ट्रायल एंड एरर, एंड फाइनली हमने मदद ली 7 माइनस 4 रूट 3 की। सो 4 रूट 3 आपने निकाला था 6.8 अकॉर्डिंग टू प्रांजल, तो 7 माइनस 4 रूट 3 हमने क्या, वो 0.2 मिला। तो 7 माइनस 4 रूट 3 आपको 0 से 1 के बीच में मिलेगा। सो जब भी आपको कोई एक इरेशनल नंबर दिया जा रहा है तो पहले उसका कॉन्जुगेट देख लो, अगर वो प्लस फॉर्म में दिया है तो माइनस फॉर्म में क्या वो कॉन्जुगेट 0 से 1 के बीच में है, अगर वो 0 से 1 के बीच में है तो उसका फायदा ये होता है कि उसकी n पावर लोगे तो वो भी 0 से 1 के बीच में होगा। एंड जब आप इसको ऐड करोगे तो हमारे पास रूट 3 है, तो रूट 3 की जो भी ऑड पावर्स होंगी वहां पे वो होगा, तो वो आपके कैंसिल हो जाएंगे। ओके, यस, तो ऑड पावर कैंसिल हो जाएंगे तो इवन पावर्स ही बचेंगे, तो उनको ऐड करने के बाद वो आपका 2 टाइम्स इंटीजर हो जाएगा ऑलवेज, विच विल बी योर ऑलवेज इवन नंबर। अब आपको इसको एनालाइज करना है। अब इसके n पावर में जो आपको आंसर मिलेगा, इट कैन बी योर हैविंग इंटीजर पार्ट एज वेल एज फ्रैक्शन पार्ट, जिसको सेपरेटली हम i प्लस एफ लिख सकते हैं। एंड ये आपका f डैश 0 से 1 के बीच में होगा, ये फ्रैक्शन पार्ट आपके टू द पावर n का जो है वो भी 0 से 1 के बीच में हो सकता है। कहाँ पे 0 इंक्लूडेड है एक्सक्लूडेड है वो आप सोच सकते हैं आराम से।
एंड जब आप उनका सम करोगे सो दिस शुड बी बिटवीन 0 to 2 एंड सिंस दिस इज ऑल्सो इंटीजर, दिस इज ऑल्सो इंटीजर, जो आप ऐड कर रहे हो वो भी इंटीजर होना चाहिए। अगर वो इंटीजर होना चाहिए तो इन ये रेंज में वो इंटीजर आपको बस एक मिलेगा, वो एक रख देंगे तो हमें मिल जाएगा दिस इज ऑड नंबर और इवन नंबर। सो अगेन अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन हो रहे हैं कि कोई पावर आपको n दी गई है इरेशनल नंबर की, उसका इंटीग्रल पार्ट आपको देखना है कि वो इसको और डिफाइन वो कर सकते हैं, इसको और कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सिंबल डाल के। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में भी यही मिलेगा आपको, राइट, कि उसका इंटीग्रल पार्ट आपका इवन है या ऑड है। सपोज ये 5.4 है, 5.4 इज बिटवीन 5 to 4, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट क्या हो जाएगा 5 ओनली, राइट। तो वो आपको फाइंड करना है कि वो आपका क्या होगा। तो वो फाइंड करने के लिए उसका पहले कॉन्जुगेट देखे, कॉन्जुगेट 0 से 1 में है, देन गोचा इट इज योर, आप डायरेक्ट उसकी पावर n ले सकते हैं, उसको f डैश एंड f। एंड व्हाट इज द गुड पॉइंट हियर कि f प्लस f डैश आपको 1 मिलेगा। ये यहाँ से भी आपको अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं खतरनाक वाले। सो f प्लस f डैश 1 इट इज वेरी गुड ऑब्जर्वेशन कि इसकी पावर n कर रहे हो, अगर इसकी पावर में n में इधर आपको फ्रैक्शन पार्ट 0.2 मिल रहा है तो 7 माइनस 4 रूट 3 होल टू द पावर n ये आपको 0.8 मिलेगा। 7 माइनस 4 रूट 3 होल टू द पावर n ये आपको 0.8 मिलेगा विच इज 1 माइनस f हियर, जो इसका सिर्फ फ्रैक्शन पार्ट है। सो दिस इज आल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। सो ये आपका एग्जैक्टली जा रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x, हाँ उस तरफ कंसेप्ट। ठीक है, मैं उसके ऊपर भी सोचूंगा अगर वहां पे भी एक्सप्लोर करने से कुछ ज्यादा पता चल रहा है। सो ऐसे ही और क्वेश्चंस भी हैं, लेट अस सी देम। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है इन क्लास एक्सरसाइज 2 का। ओके गॉट इट अभिराम। तो अभिराम ने यही मेथड यूज की थी रौनक का डाउट सॉल्व करने के लिए, ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 6, if n is your natural number then root 3 plus 1 whole to the power 2n minus root 3 minus 1 whole to the power 2n। अब ये आपको पूछ रहे हैं क्या ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा इवन पॉजिटिव इंटीजर होगा, हल्का हल्का ऊपर वाले क्वेश्चन टाइप का है, राइट। सो यहाँ पे ऑलरेडी आपको अलग से दिया गया है। यस डेफिनेटली अभिराम, मुझे भेजना अरियंत में और क्या क्या दिया गया है इस मेथड के बारे में। आई विल एक्सप्लोर एंड आई विल टीच ऑल ऑफ यू। So root 3 plus 1 whole to the power 2n minus root 3 minus 1 whole to the power 2n। So एक फर्क ये है कि वहां पे पावर n थी, यहाँ पे 2n है, तो 2nc1 2nc2 वो आपको मिलेगा। एंड इसको हम पहले 1 प्लस रूट 3 1 माइनस रूट 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि हमारे लिए रखना आसान हो जाए क्वेश्चन। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। दिस इज योर 1 प्लस रूट 3 होल टू द पावर 2n। माइनस में अगर आप इंटरचेंज कर रहे हो तो माइनस 1 टू द पावर 2n बाहर आएगा विच इज ऑलवेज प्लस 1 माइनस रूट 3 होल टू द पावर 2n। So this is 1 plus root 3 whole to the power 2n minus 1 minus root 3 whole to the power 2n। अब आपको पता ही है 1 plus x to the power r 1 minus x to the power r हो जाएगा। So 2nc0 root 3 to the power 0 2nc1 root 3 to the power 1 up to ncn तक हमें जाना होता है, तो 2n है तो 2nc2n तक जाएंगे। 2nc2n root 3 to the power 2n। Am I right everyone? You can tell me yes if you agree। चलो माइनस अब 2nc0 माइनस 2nc1 रूट 3 टू द पावर 1 प्लस 2nc2 रूट 3 टू द पावर 2। ओके माइनस प्लस माइनस चलता जाएगा एंड 2n आपका इवन है, तो इससे ये फायदा हो जाएगा कि ये लास्ट वाली टर्म आपकी प्लस ही आएगी क्योंकि इवन टर्म आपके प्लस आने वाले हैं, राइट। एंड जब आप यहाँ पे माइनस अप्लाई कर दोगे, आफ्टर अप्लाइंग माइनस दिस विल बी माइनस, दिस विल बी प्लस, दिस विल बी माइनस, दिस विल बी प्लस एंड दिस विल बी माइनस। तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे आपके इवन टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। एम आई राइट? तो बस आपके पास ऑड टर्म्स बचेंगे यहाँ पे। दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2nc1 रूट 3 टू द पावर 1 प्लस 2nc3 क्योंकि ऑड टर्म्स में तो ये पावर आपके प्लस ही आएंगे, रूट 3 क्यूब एंड ऑल दैट। एम आई राइट? अब यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है? It is odd positive integer, even positive integer, rational number but not a natural number or an irrational number. So let us see। चलो रूट 3 की पावर 1 मिलेगी तो यहाँ तो रूट 3 बचेगा ही, ये 2n इंटू रूट 3 है। रूट 3 टू द पावर क्यूब 3 रूट 3 होगा, रूट 3 टू द पावर 5, मतलब हर टर्म में आपके पास रूट 3 तो आना ही आना है, हाया ना एवरीवन।
तो हर टर्म में अगर √3 आना है तो टेल मी √3 इज रेशनल और इरेशनल? इरेशनल, राइट। सभी को आप √3 कॉमन निकाल के आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो इरेशनल नंबर यहाँ पे √3 ऑलवेज होगा, सो योर आंसर शुड बी डी ओनली, इरेशनल नंबर। इज दिस क्लियर एवरीवन? दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7, आई थिंक इट इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 5। लेट मी शो यू दैट। तो जैसा मैं आपको बोल रहा था कि क्वेश्चन 5 वो लोग दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डाल के, उसी तरीके से आपको क्वेश्चन 7 यहाँ पे पूछा गया है। Okay, Abhiram, I'll see it. Thank you so much. Question number 7, students. If x is equal to 8 plus 3 root 7 whole to the power n, 8 plus 3 root 7 whole to the power n, ये आपको मिल गया है x. n belongs to n. Prove that the integral part of x is an odd integer and also show that x minus x square plus x greatest integer of x equal to 1, where greatest integer denotes the greatest integer function. तो वो अब आपको ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x का आप कहाँ से निकालोगे? वो यही हो गया, इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सेम मेथड क्या मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ? सो डेफिनेटली यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट होगा प्लस फ्रैक्शन पार्ट होगा। ये इंटीग्रल पार्ट इज नथिंग बट इंटीग्रल पार्ट ऑफ x. x कैन बी रिटन एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. दिस इज दिस ओनली। ये जो हम लिख रहे हैं ये वही है जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हमने पढ़ा था, याद है? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये फ्रैक्शनल पार्ट मैंने दिखाया था ना आपको ग्राफ। एवरीवन प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, राइट? चलो, अब ये 8 प्लस 3 रूट 7 होल टू द पावर n, मैंने आपको देखा था इसके कॉन्जुगेट के बारे में सोचो। 8 माइनस 3 रूट 7, सो 4 5 6 7 8 9 रूट 4 आपको देगा 2, रूट 9 आपको देगा 3, सो रूट 7 इज बिटवीन 2 to 3। रूट 7 अगर आपका 2 से 3 के बीच में है, आप 3 मल्टीप्लाई करो, सो 6 लेस देन 3 रूट 7 लेस देन 9, वो 6 से 9 के बीच में होगा। माइनस मल्टीप्लाई करो, सो -9 लेस देन -3 रूट 7 लेस देन -6। 8 ऐड करो, 8 माइनस 9 -1 लेस देन -3 8 माइनस 3 रूट 7, 8 माइनस 6 2 हो जाएगा। वी कैन डू दिस विदाउट मच कैलकुलेशन। ओ अभिराम, ओके, आई विल चेक। पहले तो ये देखना पड़ेगा ना ये 0 से 1 के बीच में आ रहा है या नहीं। 8 माइनस 3 रूट 7 आपका पहले रूट 7 2 2 3 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 जा 9 3 2 जा 6, एग्री। माइनस से मल्टीप्लाई करो तो -6 ग्रेटर देन -3 रूट 7 ग्रेटर देन -9 होगा, तो -9 लेस देन -3 रूट 7 लेस देन -6, वो भी सही है। एंड 8 माइनस 3 रूट 3 सम कर रहा हूँ तो -1 से 2 के बीच में आ रहा है, ये डिफिकल्ट हो जाएगा। 3 इनसाइड स्क्वायर रूट, इट इज लेस देन 1 फॉर श्योर। अच्छा, गॉट इट। तो 3 रूट 7 इसको मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर 9, 9 7 जा 63, स्क्वायर रूट 63, स्क्वायर रूट 64 इज 8, so square root 63 is less than 8, हाँ, agree, और little bit less than 8, एंड उसमें से आप 8 में से वो माइनस करोगे तो 0 से 1 के बीच में ही मिलेगा डेफिनेटली। तो ये अप्रोच से हमें ज्यादा रेंज मिल रही है। भूखे पेट छींक आती है ना तो बहुत पेट दर्द करता है, अलग अलग एक्सपीरियंस कराती है लाइफ। सो 8 माइनस 3 रूट 7, ये -1 to 2 हमें ज्यादा रेंज मिल रही है ये अप्रोच से। सो वेरी गुड अभिराम। सो अगर हम ये दूसरा अप्रोच ले रहे हैं कि 3 को अगर हम अंदर डाल रहे हैं तो यहाँ पे हम और क्लोजर जा सकते हैं और हमें क्लोजर रेंज मिल सकती है। 8 माइनस 3 रूट 7 आपका 0 से 1 के बीच में आ जाएगा। सो अगर ये 0 से 1 के बीच में आ रहा है फिर सेम मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। इसकी nth पावर आपकी 0 से 1 के बीच में आएगी तो आप इसे f डैश नाम दे सकते हो। ओके, अभी वापस सेम मेथड। सो नाउ इफ आई ऐड 8 प्लस 3 रूट 7 होल टू द पावर n विथ 8 माइनस 3 रूट 7 होल टू द पावर n, तो ये अब आपका हो जाएगा इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शन पार्ट, ये जो आपको इंटीग्रल पार्ट चाहिए f डैश, एंड ऑड नंबर्स आपके कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ इवन नंबर बचेंगे। सो 2 टाइम्स एन इंटीजर, मैं ऐसा बोल सकता हूँ एवरीवन, जैसा वहां पे हमने किया था वही सेम चीज मिलेगी, which is nothing but your even number। अगेन सेम चीज हमें मिलेगा यहाँ पे f प्लस f डैश 1 ही आएगा, मतलब बिटवीन 0 to 2 होना चाहिए, ये भी इंटीजर है।
ये भी इंटीजर है. So can I say I equal to E1 minus 1? Everyone? So can I say I equal to odd here as well? Okay. तो I equal to odd तक हो गया. जो अब एक्स्ट्रा पार्ट है वो देखते हैं. X minus x square plus x into fractional part of x equal to 1. Okay. चलो अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को हम क्या लिख सकते हैं? हमें दिखाना है कि ये इसका सॉल्यूशन है. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x is nothing but this I. This is your fractional part of x. Yes. Sir, we can take x common in second and third term. अच्छा. So x minus, अगर मैं x common निकाल रहा हूँ तो ये आपका x plus fractional part x हो जाएगा. Okay. Which is equal to 1. So और minus भी है तो x minus, oh got it. तो x minus fractional part of x. x minus fractional बोल रहा हूँ मैं हर बार गलती से. It is integral part. So x minus integral part of x or gi of fx, greatest integer of x, this is fractional part of x. Am I right, everyone? So x minus x, this is fractional part of x equal to 1. And what is fractional part of x? F only. यहाँ पे हम x को लिख रहे हैं exactly, ये आपका 8 plus 3 root 7 whole to the power n को हम लिख रहे हैं I plus f. यहाँ पे I आपका greatest integer x है, if this is x. And ये आपका fractional part x. So this is f only. So therefore x minus x into f equal to 1. हमें equal to 1 दिखाना है. अच्छा, again x common. So x 1 minus f equal to 1. Is this the case? X 1 minus f. 1 minus fractional part. फिर क्या x की वैल्यू रखूं? We need to show that it is 1. x आपका हो जाएगा, हाँ, x आपका हो जाएगा 8 plus 3 root 7 whole to the power n. This is your x. 1 minus f को मैं क्या लिख सकता हूँ? f dash. Yes, very good Uvesh, very good अभिराम. क्योंकि f plus f dash 1 है, ये हमारा, मैंने बोला था ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन जो हमारे आगे काम आएगा वो इधर काम आ रहा है, देखो. So f dash equal to 1 minus f. Very good. Right. And f 1 minus f को f dash लिखूंगा. f dash is 8 minus 3 root 7 whole to the power n. Got it. गजब कॉम्बिनेशन क्या उन्होंने यूज किया है. Awesome. मजा आ गया क्वेश्चन में. 8 minus 3 root 7 whole to the power n. अब आपको पता ही, एक इरेशनल नंबर को दूसरे इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करोगी कॉन्जुगेट से. 64 minus 63 1 to the power n. We got 1 as answer. गजब. Awesome question. मजा आ गया. Right. So is this clear everyone? You can tell me yes if it is clear, right? And question 8 आपका इसी टाइप का है. 9 plus 4 root 5 दिया गया है, सेम टाइप. So question 8 आप घर से ट्राई करो. इन क्लास एक्सरसाइज 3 बाकी रहा है. हाँ, दिस इज व्हाई वी कैन नॉट स्टॉप लर्निंग इन मैथ्स. डेफिनेटली मुझे आपके बैच को पढ़ाने में बहुत मजा आ रहा है. लिटरली आई एम फीलिंग इट. क्वेश्चन नंबर 8 आप होमवर्क से ट्राई करो. सेम मेथड इन क्लास एक्सरसाइज 3 में आपको कल कराऊंगा. एंड होमवर्क वाले क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं. मतलब होमवर्क एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं सिमिलर क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस हैं, तो ये सिमिलर क्वेश्चंस आप ट्राई करें. बाकी इन क्लास एक्सरसाइज 3 में आपको कल कराऊंगा. विल सी इन क्लास एक्सरसाइज 3 टुमारो एंड एज वेल एज मोर डाउट्स, राइट? डाउट्स ऑफ ग्रुप ये हम देखेंगे कल. ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास. सो थैंक यू एवरीवन. गुड नाइट and thank you sir. Okay, so bye everyone. Take care of your health and see you tomorrow. Okay. Yes sir, thank you. Thank you students. Thank you sir. एक minute. Yes Abhiram. Thank you sir. Yes, thank you everyone. Thank you sir. Yes, thank you Abhiram, Ovesh, Pranjal, Aryan, Srihari.